Hi, my dear students. Welcome to Mathstan. Today, we'll be starting up the new marathon on Paper 2 Biology. And what do we need? हमें क्या चाहिए? We need support from you. We need constant concentration over the things. So let's get started with the today's topic. And here it is. All right. So let's get started with the topic. So the question number one is, the fluid mosaic model of plasma membrane was proposed by who proposed the same? So you have multiple questions regarding the same. पहला है Robertson and Pallade. ठीक है. First one is Robertson and Pallade. Second is Singer and Nicholson. And the third one is Watson and Crick. Okay. Third one is Watson and Crick. And the fourth one is Daniel and De Novo. The fourth one is Daniel and De Novo. So my dear students, बहुत इजीली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं. ठीक है. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप ये कर रहे हैं तो एक तरफ आप अपनी नोटबुक रखें जहां पर आप मार्क करें कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही लगाए हैं, ताकि एट द एंड आप ये जान सकें कि क्वेश्चंस आपके कितने सही हुए और आपको कितनी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दें तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, वो किसने दिया है? सो पहला आता है रोबर्टसन एंड पेलेड. तो आप देखें क्या इनका कोई नाम जुड़ता है इसके साथ? क्या कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? सिंगर एंड निकोलसन का बन रहा है. वाटसन एंड क्रिक का तो फॉर श्योर नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, वाटसन एंड क्रिक ने हमें क्या दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने हमें क्या दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने हमें दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. किसका? डीएनए का. सो द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक. तो आंसर वाटसन एंड क्रिक तो कभी भी नहीं होगा. ठीक है, आप ये बात समझेंगे. अब उसी तरह से अगर आप ध्यान दें अगले क्वेश्चन में, यू विल कम टू नो दैट द करेक्ट आंसर इज सिंगर एंड निकोलसन. देखिए, सिंगर एंड निकोलसन ही इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में बात की है. क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जो सिंगर एंड निकोलसन है, उन्होंने बताया था कि हाँ, 2 लेयर्स होती हैं और 2 लेयर्स का क्या नाम है? फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है और बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? इस तरह से प्रोटीन्स जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं. तो अगर आपको याद हो, वी हैव डन दिस, लाइक वी हैव बीन लर्निंग दिस फ्रॉम सिंस यूजी ऑल्सो हम पढ़ते हैं सेम चीज़ को. तो ये वहाँ से है. ओके. सो रॉबर्टसन जो हैं, उन्होंने क्या प्रपोज किया था? रॉबर्टसन ने और पैलेड ने प्रपोज किया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि मोज़ैक मॉडल से तो एंटायरली डिफरेंट है ना. इसके अलावा डेनियल एंड डैवसन ने सैंडविच मॉडल दिया था. अगेन बहुत डिफरेंट है दैट द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, है ना. सो द करेक्ट आंसर इज सिंगर एंड निकोलसन. वाटसन एंड क्रिक तो हो ही नहीं सकता, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि उन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था. डन. चलिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. कौन सा ऑर्गेनेली है जो कंटेन करता है अपना खुद का डीएनए और 70S राइबोसोम? क्वेश्चन इजी है उसके लिए जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है. शाबाश, वेरी गुड. क्वेश्चन इजी है उसके लिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है. माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, शाबाश. ओके. सो देखिए, अगर आप ध्यान दें तो गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपरेटस, लाइसोजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनेली की तारीफ करनी है, तो अगर आप किसी की ज़्यादा स्पेशल तारीफ करना चाहते हैं तो आप करिए माइटोकॉन्ड्रिया की. क्यों मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया की करिए, माय डियर स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आप ध्यान दें तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओके, विच इज़ अ काइंड ऑफ डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर. कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है. डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होने के बावजूद इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए प्रेजेंट होता है. इतना ही नहीं, इसके पास इसका खुद का 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना. और ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को. देखिए, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज लाइक दे कैन प्रिपेयर देयर सेल्स ओन, लाइक क्योंकि इनका डीएनए खुद का है तो इसीलिए ये उस थ्योरी को भी ये फॉलो अप करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली. इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली भी बोलते हैं. ठीक है. अब देखिए,
इसके पास क्या है, इसके पास गोल्गी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम लैक देयर ओन डीएनए। अगर आप ध्यान दो, गोल्गी एपरेटस हो, लाइसोजाइम हो या पेरोक्सिसोम हो, इन तीनों के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन बनाएगा? नहीं। सॉरी, एटीपी बनाएगा? नहीं, क्योंकि एटीपी जनरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आता है सी, दैट इज योर प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ मतलब आर से होता है रफ, आप ऐसे याद रख सकते हो, और रफ से आ गया राइबोसोम, आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द कंपैरिजन टू दिस एसईआर अगर ले लें आप, दैट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ दिस प्रोटीन। ठीक है, इसके पास प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, दैट मीन्स इसके पास राइबोसोम्स नहीं है, तो ये प्रोटीन भी फॉर्म नहीं कर सकता है। क्लियर है? बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना सकता है? वो लिपिड भी बना सकता है, स्टेरॉइड भी बना सकता है, बट ये प्रोटीन्स को नहीं बना सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन डिफरेंस है, आपको याद भी रखना है। चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है? एक होता है इंटरसेल्युलर, एक होता है इंट्रासेल्युलर। माय डियर स्टूडेंट्स, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर, इंटर का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में, इंट्रा मतलब खुद ही के सेल में, तो ये इंट्रासेल्युलर, एक सेल के अंदर डाइजेशन कौन करता है, आपसे ये पूछ रहा है। गोल्गी अपरेटस अभी आपने पढ़ा नहीं, ये तो नहीं करेंगे, ये वेसिकल्स वगैरह बनाते हैं और अलग चीज़ें बनेंगी। राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी बना रहा है, तो ऑफ कोर्स लाइसोसोम जो है वो क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इनके पास कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक मीन्स विच कैन डिजोल्व इन वाटर एंड कैन एक्ट वेल, और ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो भी ऑर्गेनली बेकार हो जाता है ये उसको यूज़ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो फॉरेन पार्टिकल्स को भी ईट करके डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, दे कैन ईजिली वर्क ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 9+2 अरेंजमेंट किस में आपको दिखती है ज़्यादा? 9+2 अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट किस में ज़्यादा आपको दिखती है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दें, 9+2, 3+3, 3+2, ऐसी अरेंजमेंट तो कभी हमने राइबोसोम में देखी ही नहीं। राइबोसोम तो हम देखते हैं भाई 70S है या 80S है ना, ये तो हमने देखा ही नहीं। सेंट्रोमियर इसे क्रोमोसोम्स में भी बिल्कुल नहीं देखा। अब कंफ्यूजन है तो बी और सी में है। सो अगर आप ध्यान दें, सीलिया और फ्लैजिला हुक्स के साथ कनेक्टेड हैं, इनका पैटर्न होता है, बिल्कुल होता है। सो दैट इज अरेंजमेंट किसकी होगी, जिसका पैटर्न है, दैट मीन्स सीलिया एंड फ्लैजिला। सो सीलिया और फ्लैजिला क्या हैं, दोनों के दोनों मोटाइल हैं, मतलब ये दोनों क्या शो करते हैं, मोटिलिटी शो करते हैं, यानी ये दोनों क्या शो करेंगे, दे विल शो मूवमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और जब भी कोई मूवमेंट करता है ना, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि उनको क्या चाहिए, अगर वो यूनिसेलुलर हैं या फिर वो प्रोकैरियोट्स हैं पर्टिकुलरली, दे वुड रिक्वायर सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया क्या होता है, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म, इसकी बॉडी पे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला थोड़ा बड़ा होता है और वो टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर एक हुक से कनेक्टेड होता है। ठीक है, सो ये आपका आ गया फ्लैजिला, ये आपका आ गया सीलिया। सीलिया थ्रेड लाइक, फिंगर लाइक, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन फ्लैजिला फिर भी बड़ा होता है। ये किससे फॉर्म होते हैं, ये माइक्रोट्रिब्यूल्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती है। जैसे हमारी बॉडी में सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, वैसे माइक्रोट्रिब्यूल्स जो है सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं। तो वो इस पैटर्न में अरेंज होते हैं 9+2। कैसे, बीच में 2 और बाकी 9 अलग, समझ आई, ऐसे बीच में 2 और बाकी 9 साइड में होते हैं, तो इस तरह का ये पैटर्न फॉर्म करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स अपने इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, तो इनमें से कौन सी फेज है या स्टेज है जब ये अटैच हो जाते हैं? आपको एक हिंट याद करने के लिए दे रही हूँ, माइटोसिस आएगा, याद रखना, पी मैट।
ठीक है, ये कोई मैट का नाम नहीं है या कोई लिपस्टिक का नाम नहीं है. इट इज समवट रिलेटेड टू पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज. ये मैं आपको सीक्वेंस बताना चाह रही हूँ कि किस सीक्वेंस में माइटोसिस जो है वो अंडरगो करती है. फाइन. सो टेल मी विच विल बी द करेक्ट वन. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे यहाँ पर मेटाफेज ही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं. ठीक है, सो मेटाफेज में क्या होता है, एवरी क्रोमैटिड या क्रोमोसोम जो है वो पर्टिकुलरली कहाँ आके अलाइन करता है, इक्वेटर में अलाइन कर जाता है, एट द सेंटर प्लेट में आ जाता है. इसीलिए इसे बोलते हैं मेटाफेज. मेटा, ठीक है, मेटा जनरेशन चल रही है वैसे मेटा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो एट द एंड ऑफ द सेशन आई वुड लाइक टू नो कि किसके कितने करेक्ट हुए. तो आई होप यू विल बी, यस ऑफ कोर्स आई नीड दैट, मुझे तो उसकी ज़रूरत है. हाँ, आई हैव टू चेक कि किसका कितना करेक्ट हुआ है. विच फेज ऑफ मियोसिस इज द लॉन्गेस्ट. इन सब में से मियोसिस का कौन सी ऐसी फेज है जो सबसे ज़्यादा लंबी है. सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी होगी, बताओ. सबसे ज़्यादा लंबी होती है, शाबाश, सबसे ज़्यादा लंबी होती है प्रोफेज वन. ठीक है, प्रोफेज वन फर्दर डिवाइडेड होता है बहुत सारे टाइप्स में. कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, LZPD². एल फॉर लाइपोटीन, लेपोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन. डी का स्क्वायर है तो डायाकाइनेसिस होती है लास्ट में. ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ऐसे, ये देखो डायाकाइनेसिस हो रही है. ठीक है, इट इज LZPD². सो बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ वन थिंग. होता क्या है कि आवर बॉडी इज समवट लाइक प्रोसेस इज सच लाइक कि स्टार्टिंग में आपको पता है डीएनए की सिंथेसिस है हो रही है या जो भी है, वी नीड टू डिसइंटीग्रेट द डीएनए. अगर एक सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल बाहर भी तो आना चाहिए ना. आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करेगा, है ना, कंडेंसेशन होगी, जो भी है, ऑल ऑफ द प्रोसेसेस टेक प्लेस, और वो बहुत सारा टाइम लेते हैं. एंड वो सारा का सारा टाइम जो है वो फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा लगता है. सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज प्रोफेज वन. चेक द क्वेश्चन नंबर 8. क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग. क्रॉसिंग ओवर कब होती है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाती हूँ, देखना. ये अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, तो ये देखो ये हो रही है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ हो रही है क्रॉसिंग ओवर. जहाँ दो पेरेंट्स का, यस, जहाँ पर दो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स के क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं. देखो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है. कौन से स्टेज में होगा ये, वेरी गुड, दिस अकर्स इन पैकिटीन स्टेज. एंड पैकिटीन किसकी स्टेज है, शाबाश, पैकिटीन. ये देखो पैकिटीन इज अ स्टेज ऑफ प्रोफेज वन. सो ये प्रोफेज वन के अंदर आती है, दैट इज योर पैकिटीन. यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में. ठीक है, ये एक पेयर है, इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है. ओके, चलो साइनेप्सिस क्या होती है, इसी के रिलेटेड है, इजी है, बताना पड़ेगा. साइनेप्सिस होती है क्रोमोसोम का सेपरेशन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डीएनए एप्लीकेशन या साइटोकाइनेसिस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज, yes, with no doubt it is going to be your, okay, it's your pairing of homologous chromosomes. That is option number B. ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइनेप्सिस कब होगी, जाइगोटीन में होगी, क्योंकि पैकिटीन में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और पैकिटीन से पहले क्या आता है, जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या हो रही है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस हो रही है, मतलब जंक्शन बन रहा है, दो क्रोमोसोम पास आ रहे हैं. पैकिटीन सही से क्रॉसिंग ओवर कब होती है, पैकिटीन में होती है. आप बताओ राइबोसोम की साइट ऑफ सिंथेसिस कौन सी है, कौन है इनमें से महाराज जो प्रोड्यूस कर रहा है आपका राइबोसोम. राइबोसोम का नाम सुनते ही, यस, जैसे फॉर एग्जांपल किसी 5 स्टार होटल का नाम सुनते ही हमें याद आती है कि कितने पैसे खर्च होंगे, राइट, राइट. सिमिलरली राइबोसोम का नाम सुनते ही हमें याद आता है कि प्रोटीन बनाएगा ये, something good is going to be happening. Okay, so site of ribosome is your nucleolus. क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनानी है, सेंट्रोसोम ने अपना काम करना है वो स्पिंडल्स बनाने के लिए, तो इट डज नॉट हैव टू डू ऑल ऑफ दैट स्टफ, है ना, ये वो तो करेगा नहीं. तो अभी क्या बचा, न्यूक्लियोलस एंड गोल्गी. गोल्गी ने वेसिकल्स बनाने हैं, न्यूक्लियोलस आपका राइबोसोम बनाता है. यस, तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू, जस्ट अ सेकेंड.
डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव है या रैंडम है? देखिए मेरा मानना ये है कि अगर रैंडम होगी ना तो म्यूटेशंस बड़ी सारी होंगी बॉडी में, तो क्या मुश्किल हो जाएगी, राइट? वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, बहुत आसान हो जाएगा म्यूटेशन का बॉडी में होना, विच इज नॉट अ गुड साइन एंड चांस। डिस्पर्सिव ओनली, डिस्पर्सिव भी नहीं हो सकती है। हाँ, कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव में ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होगी यानी एक डीएनए की स्ट्रैंड से एक ही डीएनए की स्ट्रैंड बन रही है तो क्या फायदा, तो रेप्लिकेशन का मतलब ही नहीं रहेगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना, ये मतलब थोड़ा ना कि एक ही डीएनए तो एक ही डीएनए एक ही डीएनए रहेगा, नहीं, अगर एक डीएनए है तो एक से मल्टीपल डीएनए बनेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा ही होना चाहिए ना। यस, सो यहाँ पर आप ऑप्शन क्या आएगा, कंजर्वेटिव है या सेमी कंजर्वेटिव? तो माय डियर स्टूडेंट, जो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, क्यों सेमी कंजर्वेटिव है, लेट मी शो यू हियर। देखिए, ओके, सो सेमी कंजर्वेटिव है क्योंकि एक पेरेंट है उससे आपको क्या मिलता है, नई सिंथेसिस हो जाती है, एक डीएनए से एक नया डीएनए बनता है, वही डीएनए एक नया डीएनए को फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ देखो, कौन सा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है? मैं हमेशा कहती हूँ टेक केयर ऑफ द वर्ड्स, व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन समटाइम द आंसर इज इन योर फ्रंट ओनली। The correct answer for this one is primase, primase. Okay. ऑल राइट, ये क्वेश्चन का आंसर जिसने दे दिया मतलब उसको रेप्लिकेशन अच्छे से आते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज कहाँ पर होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड में, लैगिंग में, टेम्पलेट में या एमआरएनए में? तो बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये आपका डीएनए है, ठीक है, उसका अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंडिंग होने की वजह से एक डीएनए की स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनती है और एक डिसकंटिन्यूस बनती है। कंटिन्यूस वाली को बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग होती है दूसरी जो डिसकंटिन्यूस है। लैगिंग वाली बनती है फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ सिंथेसाइज होगी, लैगिंग स्ट्रैंड में। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो जेनेटिक कोड कैसा होता है? जेनेटिक कोड एम्बिगियस होता है, डिजेनरेट होता है, ओवरलैपिंग होता है या स्पीशीज स्पेसिफिक होता है? सिर्फ डिजेनरेट होता है। जेनेटिक कोड इज degenerate. Okay, okay, now let's have a look here. ये वाला क्वेश्चन you can basically avoid because this is repetition. Check this one. एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमंस में किसकी एग्जाम्पल है? मैंने क्वेश्चन का आंसर इसीलिए पहले बताया ताकि आप समझने में आसानी फील करें। देखिए, मल्टीपल एलील्स और कोडोमिनेंस, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, तो उसके पास एंटीजन IA होगा। अब इसका ब्लड लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसको अब हम डोनेट करना चाहते हैं कोई ब्लड। अब मैंने एक ले लिया IAB वाला, ठीक है, एक मैंने ले लिया IA, एक मैंने ले लिया IB, तो मैं इसको कौन सा ब्लड दूंगी? मैं इसको दूंगी वो वाला ब्लड जिसमें ए हो, यानी मैं ये दूंगी, ये तो मैं दूंगी नहीं, या ये दूंगी, लेकिन मैं ये भी नहीं दे सकती। वाई? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बी एंटीजन। ठीक है, तो बी एंटीजन जो है वो तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन इस बॉडी के लिए वो एंटीबॉडी का काम करेगा। मतलब इस बॉडी के लिए, इस पर्सन की बॉडी के लिए बी अगर आ गया ए बी के साथ, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, मार देगा उसे। ठीक है, अपने ही ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता करता वो अपनी ही बॉडी को डेथ कर देगा। ठीक है, तो हम हमेशा क्या देंगे, इसे IA देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि एक ही है आपका, यस, एक ही जीन में दो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो यहाँ पर इट इंक्लूड्स और डिपिक्ट्स द मल्टीपल एलील्स और द कोडोमिनेंस। फाइन, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो है ह्यूमंस में वो क्या है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड है? सो इट्स वेरी कॉमन टू से कि कौन सी होती है, एक्स लिंक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान दें, अगर मदर को कोई डिजीज है, ठीक है, XX, क्योंकि एक्स पे ही होती है, यहाँ ये XY पे है, तो XY मेल के पास डिजीज नहीं है, फीमेल के पास है। ठीक है, आगे ये कैरी कौन करेगा, X ही कैरी करेगा। ठीक है, या अगर मेल को है तो ये मेल कैरी करेगा, कभी भी वाई लिंक नहीं है। ये वाई लिंक, वाई कैरी करता ही नहीं इसको, वाई क्रोमोसोम। वाई? बिकॉज दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में ये डिजीज होती है।
मॉर्गन ने किस पे काम किया है? मॉर्गन ने सेटिवम पे काम किया है, पाइसम सेटिवम पे, न्यूरोस्पोरा पे, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर पे या अरेबिडोप्सिस पे? ठीक है, पाइसम तो हो नहीं सकता क्योंकि इस पे मेंडल ने काम किया था। न्यूरोस्पोरा और अरेबिडोप्सिस जो है ये भी हायर स्टडीज में की गई हैं। सबसे ज्यादा मॉर्गन का, टीएच मॉर्गन का फेमस काम हुआ है यस बीज में, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर में। और ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर जो है वो उसमें कौन सा काम किया है? क्रोमोसोमल थ्योरी का, लिंकेज का। और ये फ्रूट फ्लाइज की एग्जाम्पल है। यहाँ पर रेड आइड, ब्लैक विंग्ड, ऐसे करके इन्होंने क्रॉसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने परफॉर्म किए हुए हैं। अच्छा, एक मैप यूनिट क्या इक्वल करती है? 1 मैप यूनिट मतलब 1% रिकॉम्बिनेशन, 2 मैप यूनिट मतलब 2% रिकॉम्बिनेशन। कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन हुई है उसको आप 1 मैप यूनिट भी बोलते हैं। चलो चेक करो ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैं कहती हूँ 100% आना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So, which scientist proposed the chromosome theory of inheritance? कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को क्या किया है? रिलीज, हाँ, प्रपोज किया है। सो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, देखो शाबाश। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया। एवरी एंड ग्रिफिथ ने, इन्होंने वो वाला बताया हमें अबाउट द वरुलेंस एंड ऑल। मेंडल ने हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया। डार्विन ने हमें एवोल्यूशन के बारे में बताया। जो बचा वही चोर। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, yes, that is your Sutton and Bovary. Sutton and Bovary is the correct option. Okay, my dear students. All right. So let's go with the next question. Question number 21. Histone proteins जो हैं वो किस में रिच हैं? सबसे ज्यादा इनमें हमें क्या मिलता है? हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा किस चीज में रिच हैं? शाबाश। ग्लाइसिन एंड वेलिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन या ट्राइसिन या ट्रिप्टोफैन। सो आपको पता है हिस्टोन जो है वो कौन से चार्ज के होते हैं? शाबाश। हिस्टोन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। बहुत सारे प्रोटीन इसके आसपास लग जाते हैं और वो क्या करते हैं? इसको बाइंड करने में, कॉइल करने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन किससे ज्यादा फॉर्म्ड है? एल से, ला। ठीक है, ला, ला, एल फॉर लाइसिन, ए फॉर आर्जिनिन। क्लियर है? चलो, यूक्रोमैटिन कैसा होता है? हाईली कंडेंस्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, या फिर सिर्फ बैक्टीरिया में मिलेगा, या फिर परमानेंटली कंडेंस होता है? शाबाश। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दो टर्म्स होती है, एक होता है यूक्रोमैटिन, वन इज हेट्रोक्रोमैटिन। ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूक्रोमैटिन, ये हाईली कंडेंस्ड और इनएक्टिव हैं या ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हैं? सो करेक्ट आंसर इसका आता है बी, which is transcriptionally active. Okay, हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते, हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाते, डार्क रीजन्स होते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आपको याद रखना है अबाउट सेंट्रल डोग्मा, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? देखो, डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आप समझ जाए, हाँ, समझेंगे आप इस बात को कि डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन में यूक्रोमैटिन वाला रीजन विच इज लाइट इन कलर, विच इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, दैट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, लूजली पैक्ड होता है इसीलिए ज्यादा वो कॉइल्ड नहीं होता है, मतलब थोड़ा इस तरह से आपको दिखेगा। बट हेट्रोक्रोमैटिन इस तरह से होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव भी होते हैं। चलिए, स्पिंडल फाइबर्स किसके बने हैं? ये क्वेश्चन देखिए, स्पिंडल फाइबर्स किससे बना हुआ है? व्हाट इज द थिंग व्हिच फॉर्म्स द स्पिंडल फाइबर्स? वेरी गुड। हम्म, ऑलराइट। स्पिंडल फाइबर एक्टिन से बन सकते हैं? नहीं, एक्टिन के फिलामेंट्स तो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, है ना। सेल्यूलोज, ये तो प्लांट की सेल वॉल बना रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
ये तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड है कि ये क्या किस में हेल्प करेगा, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से बनते हैं, है ना, कौन बनाता है इनको, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, डीएनए लाइगेज का क्या काम है, डीएनए लाइगेज का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। सो जो डीएनए लाइगेज होता है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एंड दैट इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली इज दैट ये क्या करता है, ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा। क्यों, जब भी लाइगेज टर्म यूज होगा, लाइगेज का मतलब ही होता है कि वो बाइंड करेगा, तो ये एक ग्लू की तरह काम करता है। डीएनए के ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो मैंने बताए थे, जो लैगिंग स्ट्रैंड में टूट टूट के बनते हैं, ये उनको जोड़ने में हेल्प करता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ऑल राइट। चलिए अब चलते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट सपोर्ट करती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सबसे ज्यादा बेस्ट कौन एक्सपर्टली नाइसली सपोर्ट करता है। तो राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर डीएनए करता है, पोजेस और डिवाइड करता है इंडिपेंडेंटली। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलोज से बना होता है, ओहो ये तो कभी भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन नहीं बना सकता। सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है तो वो प्रोटीन भी बना सकता है, डीएनए भी है तो वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड भी कर सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन which is about, okay आपने देख ही लिया, which of the following proteins primarily responsible for chromosome condensation, C for condensation, C for condensin। तो ये वाला क्या लगता है यहाँ पर, प्रोटीन यूज होता है। प्रोटीन यूजुअली लास्ट में आईएन से खत्म होता है, ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं प्रोटीन आईएन, इसके टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी आईएन से खत्म हो रहे हैं, एक्टिन, कंडेंसिन, डायसिन, डायनिन, म्योसिन। तो आप याद रख सकते हो कि आयरन है तो हाँ फॉर श्योर इट कैन बी प्रोटीन, इट कैन बी प्रोटीन, इट मे बी प्रोटीन, बट समथिंग एंडिंग विद ASE is always an enzyme। Got my point clear? ओके, ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में इन्वॉल्व है। अब मैं पहले बता देती हूँ ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, जिनको नहीं पता तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स एक आउटर लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है, जैसे सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, वैसे ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। तो बताओ ये किस में हेल्प करेगी, शाबाश। सो बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होती है और ये हेल्प करती है किसके लिए, सेल रिकॉग्निशन और एडेशन के लिए, क्योंकि दो बैक्टीरियाज एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कॉन्जुगेशन होती है ना, रिप्रोडक्शन होती है। सो ओवरऑल अगर बोले तो सेल रिकॉग्निशन और एडेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ग्लाइकोकैलिक्स बना किससे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से। ग्लाइको मतलब ये सेक्राइड से बना हुआ है, पॉलीसेक्राइड्स होंगे यहाँ यूज, प्रोटीन्स यूज हुए हैं, पॉलीसेक्राइड्स यूज हुए हैं और लिपिड्स यूज हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरोक्सिसोम्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए हैं, प्रोटीन बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, रेप्लिकेशन की करते हैं डीएनए की, और ग्लाइकोलिसिस। आई वुड लाइक टू टेल यू H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्लीनिंग एजेंट एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। ये ना सोचें कि कोई केमिकल है तो हमारी बॉडी में नहीं होगा, बॉडी तो हमारी केमिकल्स की बनी हुई है ओवरऑल। सो विच वन विल बी द करेक्ट वन, absolutely correct, that would be the detoxification of the hydrogen peroxide। तो peroxide, peroxisome, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज बेसिकली अबाउट कौन सा ऑर्गेनली एब्सेंट है यानी प्रेजेंट नहीं है मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में। हमारे अंदर आरबीसी के अंदर कौन सा ऑर्गेनली इनमें से प्रेजेंट ही नहीं है, वो बताना है हमको, शाबाश, वेरी गुड। सो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा प्रेजेंट नहीं है, सो माय डियर स्टूडेंट्स हमारा जो आरबीसी होता है वो बाइकनकेव होता है, नंबर एक। नंबर दो, इसके अंदर ऑर्गेनलीज वगैरह प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ये भी तो सेल है, बट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। क्यों नहीं प्रेजेंट होते, बिकॉज ये हेल्प करता है, इसका साइज
मैक्सिमाइज करता है। देखो किसी चीज के अंदर कुछ ज्यादा नहीं प्रेजेंट तो उसकी जगह ज्यादा खाली होगी और उसमें ज्यादा चीजें आ सकेंगी। बस सेम कॉन्सेप्ट आरबीसी का है, ज्यादा जगह खाली होगी तो ज्यादा प्रोटीन आ पाएंगे और ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर पाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। सो इसी कारण से ये इसका शेप बाइकनकेव होता है और इसके अंदर आरबीसीज के अंदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होते। तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ताकि ये मैक्सिमाइज कर सके स्पेस को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फॉर द हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी। और आपको पता है जितना हीमोग्लोबिन कम होगा बॉडी में उतना ज्यादा ऑक्सीजन को भी वो कम कैरी करेगा। तो उसी तरह से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी भी मतलब होनी चाहिए और वो डिपेंड करती है कि आरबीसी का वॉल्यूम कितना है। ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स किस में हेल्प करते हैं? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। यहाँ पर कुछ इस तरह से होल्स हैं जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। व्हाट डू दीज न्यूक्लियर पोर्स हेल्प इन? किस में हेल्प करते हैं ये? शाबाश। सो ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज करने के लिए मॉलिक्यूल्स को बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मियोसिस का कौन सा फेज रिडक्शनल होता है? देखो एक होता है जिसमें सेल एक से दो बनते हैं, सो इट रिमेन्स लाइक दिस विच इज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। एक होता है जिसमें 2n है तो इसकी रिडक्शनल डिवीजन होती है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। अब एक इक्वेशनल है, एक रिडक्शनल है। इक्वेशनल हमेशा होती है माइटोसिस, रिडक्शनल होती है मियोसिस। और मियोसिस में भी दो मियोसिस होती है, तो ये फर्स्ट वाली मियोसिस जो है वो रिडक्शनल होती है, सेकेंड वाली जो है वो इक्वेशनल होती है। कियास्मेटा जो है वो कंप्लीटली विजिबल कब होता है? व्हेन कैन यू सी द कियास्मेटा कंप्लीटली? शाबाश। कब देख पाते हैं आप कियास्मेटा को प्रॉपरली? तो कियास्मेटा को हम प्रॉपरली कब देख पाते हैं? कियास्मेटा को हम प्रॉपरली देख पाते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज में आपको अच्छे से क्या दिखता है? कियास्मेटा दिखता है। कियास्मेटा क्या है? क्रॉसिंग ओवर होने से पहले जब आपके जो क्रोमोसोम्स है वो फॉर्म ले लेते हैं ताकि क्रॉसिंग ओवर वो कर सकें। चलिए ये चेक करो, कौन सा एंजाइम, सॉरी द एंजाइम हेलिकेज फंक्शंस बाय, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एंजाइम हेलिकेज? व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म बाय एंजाइम हेलिकेज? सो एंजाइम हेलिकेज जो है वो किस में हेल्प करता है? एंजाइम हेलिकेज बहुत ज्यादा जरूरी है। डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है ना उसको खोलने का काम जो है वो डीएनए हेलिकेज ही करता है, अनवाइंडिंग। एक होता है वाइंड करना, इकट्ठा करना, एक होता है अनवाइंड करना, टू ब्रेक इट अपार्ट इनटू टू पार्ट्स। तो वो काम ये करता है। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक हियर। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस डीएनए इन द डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसाइज होता है डीएनए पॉलीमरेज की द्वारा? विच इज अ कोर एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। सो कौन सी डायरेक्शन में होता है? 3' to 5', 5' to 3', बोथ डायरेक्शंस रैंडमली? ये तो हो नहीं सकता। अब बताओ, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है डीएनए को 5' to 3' डायरेक्शन में, बड़े से छोटी डायरेक्शन में, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। 5' to 3' डायरेक्शन में करता है। कैसे करता है? 3' पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहते हैं यहाँ पर और आपकी चेन की रिएक्शन बनती रहती है। ओके, विच आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड्स, विच आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम? टीआरएनए। टीआरएनए कैसा मॉडल है? इस तरह से दिखता है समवॉट, है ना? दिस इज काइंड ऑफ क्लोवर लीफ, इसकी तरह दिखता है। क्लोवर लीफ की तरह आपका टीआरएनए दिखता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। इसका काम क्या होता है? राइबोसोम्स को उठाना, सॉरी अमाइनो एसिड्स को उठाना, राइबोसोम तक भेजना ताकि वो प्रोटीन कर सके, ट्रांसलेशन बाय प्रोटीन्स को फॉर्म कर सके। तो राइबोसोम्स तक कौन लेके जाता है अमाइनो एसिड्स को? टीआरएनए। एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 1 2 3 4। एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 1 2 3 4।
शाबाश। सो एक कोडॉन में टोटल होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जैसे आप याद रखते हो GAC, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, ऐसे करके ना, तो 3-3 के ट्रिपलेट में एक कोडॉन बनता है। यूनिवर्सल कोडॉन कौन सा है? ये देखो, ये सारे 3-3 के फॉर्म में कोडॉन से। यूनिवर्सल कोडॉन होता है AUG, और ये जो है AUG यूनिवर्सल कोडॉन इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज में हमें मिला है, और ये AUG जो है वो मिथ्योनिन बनाता है। मिथ्योनिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, मेंडल का लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ये एप्लीकेबल कब होता है? जब जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड हो, जब ये अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हो और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करें, जब ये लोकेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के DNA पे, या फिर ये हमेशा इकट्ठे इनहेरिट होते हैं। शाबाश। एक दो ऑप्शन तो सीधे सीधे निकल जाते हैं, तो बस आपको एलिमिनेट करके इसका आंसर को फॉर्म करना होता है, बस सिंपल एज दैट। वेरी गुड, शाबाश। All right. So, my dear students, the correct answer for this one goes to be लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। कंप्लीटली लिंक होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कैसे बनेगा? ये तो गलत हो जाएगा। डिफरेंट क्रोमोसोम पे और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA पे नहीं, ये तो लॉजिक ही नहीं बन रहा। ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर, अगर इकट्ठे ही इनहेरिट होना है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कैसे फॉलो करते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? अक्कर तब होती है जब जीन्स जो है सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली माइटोसिस के दौरान, तो वो तो पॉसिबल है ना? अच्छा, टेस्ट क्रॉस कैसे परफॉर्म करते हैं? शाबाश, ये तो हमने देख लिया। होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हमेशा रिसेसिव होना चाहिए और होमोजाइगस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके साथ अगर आप क्रॉस करवा रहे हो तो ये टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। कोई भी चीज आपकी बनती है, फॉर एग्जांपल ये बना, मुझे क्रॉस किसके साथ कराना है? हमेशा रिसेसिव, और वो भी होमोजाइगस, सेम होने चाहिए दोनों अलील्स, ठीक है। चलो, और ये हेल्प करता है आपको अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप के बारे में बताने के लिए। ये दिखाओ, द फिनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस अंडर कंप्लीट डोमिनेंस। देखो एग्जाम में तो आप बैठोगे नहीं ना वो करने के लिए कि मैं वो पूरा पूरा लिख लेती हूँ और बना लेती हूँ, है ना? पूरा तो नहीं बनाओगे आप टेबल उसका उसी टाइम पर, चार्ट तो बनता नहीं है उस टाइम पर ना। सो इट्स ऑलवेज आइडियल कि आप याद रखो को डोमिनेंस की कितनी आ रही है रेशो, कंप्लीट डोमिनेंस इन डोमिनेंस की कितनी आ रही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कितनी आ रही है, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर एट दैट टाइम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर है, तो रेशो 3:1 आती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब आप डोमिनेंस या को डोमिनेंस की बात करते हो रेशो इतनी लंबी नहीं आती है, रेशो लंबी आती है आपकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, सेग्रीगेशन में। सो 3:1 जो है वो फिनोटिपिक इसकी रेशो फॉर्म हो रही है। चेक करो ये वाला क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 फिनोटिपिक रेशो क्या होती है? क्वेश्चन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। So the correct answer for this one goes to be yes, 1:2:1। ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की रेशो आती है। फिनोमिना वेयर वन जीन मास्क्स द अदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड एज। वो फिनोमिना जहां पर एक जीन नॉन एलिलिक जीन को मास्क करता है उसे क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस, एपिस्टासिस, लिंकेज या प्लियोट्रॉपी? शाबाश। तो इसको हम बोलते हैं एपिस्टासिस। क्या बोलते हैं? एपिस्टासिस। जहां पर एक जीन सप्रेस करता है दूसरे के एक्सप्रेशन को या फिर उसको मास्क करता है। ये चेक करिए, एक जीन है जो इन्फ्लुएंस करता है मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स, मतलब एक जीन बहुत सारे ट्रेट्स दे रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? ये मैंने बताया है, हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं। यस, हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स होते हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइक वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रेट्स, मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज प्लियोट्रॉपी। एक जीन मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करता है।
कौन सा क्रोमोसोमल एबरेशन है जहां पर लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है, यानी कि क्रोमोसोम की एक सेगमेंट है वो लॉस हो रही है? शाबाश, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज, देखो लॉस हो रही है तो डिलीशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन में डबल हो जाएगी, इन्वर्जन में उल्टी हो जाएगी, ट्रांसलोकेशन में अपनी जगह बदल देगी। सो इस तरह से आपको समझना है। चेक द क्वेश्चन नंबर 45। डाउन सिंड्रोम आपको कॉमनली किस वजह से होता है? 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है, 13 पे ट्राइसोमी होती है, एक्स पे मोनोसोमी होती है, 18 में ट्राइसोमी होती है। शाबाश, वेरी गुड। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज, माय डियर स्टूडेंट्स, यस, वो तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया। हाँ, अभी यहाँ पर देखो डाउन सिंड्रोम होती है ट्राइसोमी 21 में, ठीक है, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल लाइंस ऑन द पाम, हेड जो बहुत ब्रॉड होता है, स्टैचर छोटा होता है, ठीक है, देयर आर प्रॉब्लम्स इन मूवमेंट्स, लोकोमोशन। यस, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी होती है एक्स की, ठीक है, लेकिन जो क्लाइनफिल्टर है वहां पर क्या होता है, एक्स एक्स वाई बन जाता है, यानी ये मेल्स होते हैं विद, दे आर कॉल्ड, दे आर कंसीडर्ड टू बी लाइक यू नो सुपर फीमेल, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इनके पास आ जाता है तो ये सुपर बन जाते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेल्स के कुछ ज्यादा ही फीमेल्स जैसे हो जाते हैं, दैट इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ओके, yes, yes. All right. And all right. Okay. So, my dear students, we'll keep this much for now and we will be continuing the next part in the next class. Stay tuned and continue doing the practice because your every minute is precious in these days. Till then, take care. Have a good day. Bye. Bye, everyone.